तो स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि इरविन फिशर के द्वारा बेसिकली दी गई है। ओके। तो ये एक क्लासिकल थॉट्स है। मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी में ये बताया जाता है कि कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता था क्लासिकल्स जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार। उसके बाद क्लासिकल्स के बाद केन्सियंस ने, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे जैसे मोनेटरिस्ट हो गए थे, उन्होंने भी कीमत के निर्धारणों पे अपनी थ्योरीज वगैरह दे रखी है। लेकिन जो सबसे पुराना थॉट है इकोनॉमिक्स में, जिसमें बेसिकली कि प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन होगा किसी भी कंट्री में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, वो क्लासिकल्स के द्वारा बताया गया। और सबसे पहले जो नाम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आता है इसको एक्सप्लेन करने का, इस कंसेप्ट को, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, वो आता है इरविन फिशर का। ओके। सो ये क्लासिकल थॉट है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके अनुसार जो वैल्यू ऑफ मनी है उसका मतलब क्या है। देखो, जो कीमत है पैसे की, उसका मतलब बेसिकली क्लासिकल्स के अनुसार क्या था। उसका मतलब था कि परचेजिंग पावर, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर वन यूनिट ऑफ मनी, कि उस पैसे से आप कितनी सामान को खरीद सकते हो। मतलब एक यूनिट किसी भी करेंसी से आप कितनी अमाउंट की गुड्स या सर्विसेज खरीद सकते हो, उसी को उस पैसे की कीमत कहा जाएगा, उसी को उसकी वैल्यू ऑफ मनी बोला जाएगा बेसिकली। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इरविन फिशर के द्वारा जो दी गई है उसके अनुसार, अगर सभी चीज़ों को समान रखा जाता है, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में इंक्रीज होगी, कीमतों का स्तर भी जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा डायरेक्टली। सो कीमतों का स्तर, प्राइस लेवल, एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, जो पैसे की, मुद्रा की जो पूर्ति है, बेसिकली दोनों की दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों की मूवमेंट देखी जाती है, कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में इंक्रीज होगी किसी भी अर्थव्यवस्था में, कीमतों का स्तर भी वैसे वैसे इंक्रीज होता शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे कीमतें इंक्रीज होने लगी, आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो कीमत है आपके पैसे की, आपकी करेंसी की, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय इरविन फिशर। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो ये स्टेटमेंट के अनुसार क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहला निष्कर्ष निकलता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर मनी सप्लाई आप इंक्रीज करोगे, मुद्रा की पूर्ति को इंक्रीज करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपके प्राइस लेवल में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कीमतें के स्तर भी जो है आपकी अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगेंगे, एंड वाइस वर्सा। जैसे आप मुद्रा की पूर्ति को कम कर दोगे, मनी सप्लाई को कम कर दोगे, वैसे वैसे आपकी जो है बेसिकली क्या होगा, कीमतों के स्तर में भी गिरावट देखने को आपकी अर्थव्यवस्था में मिलेंगी। ये किसके अनुसार है, ये क्लासिकल्स के अनुसार है बेसिकली। ओके। सो अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें इसको, टेबल के अनुसार हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो इसके अंदर देखो दूसरी चीज़ क्या है। पहला तो निष्कर्ष ये था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल में। सेकंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति जो है वो आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है, जिसको हम 1/p से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, गिरने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप जो है मुद्रा की पूर्ति को घटाते हो, और तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसको समझते हैं टेबल के अनुसार, कि टेबल से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट कॉलम में हमने लिया मुद्रा की मात्रा, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी, कितनी MS जिसे बोल देंगे बेसिकली। मुद्रा की मात्रा में यहाँ पे जो मनी सप्लाई की हम बात करते हैं, इसमें शुरुआती दौर में उन्होंने सिर्फ दो ही चीज़ों को लिया था। एक लिया था कॉइन्स एंड सेकंड वन वाज नोट्स। तो सिर्फ नोट्स जो कि करेंसी है बेसिकली, और कॉइन्स, उन दोनों को उन्होंने माना था कि वो मुद्रा की मात्रा है किसी भी अर्थव्यवस्था में, इरविन फिशर जी ने। ओके। सो सेकंड कॉलम में प्राइस लेवल लेते हैं हम, थर्ड कॉलम में हम वैल्यू फॉर मनी लेते हैं, मुद्रा का मूल्य लेते हैं बेसिकली, जो कि जस्ट इनवर्स है किसके, प्राइस लेवल का। सो प्राइस लेवल हेयर इज P, एंड मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी है, दैट इज 1/p। अब हम मान के चलते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मान लो 5,000 के क्या है, मुद्रा की मात्रा है।
ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मनी इन टोटल 5,000 है, मान लो रुपए की बात करते हैं तो 5,000 रुपये है पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था में। सो उस मात्रा में, रुपए की मात्रा में बेसिकली हमारा जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है, वो माना कि 100 है। तो मूल्य क्या होगा हमारी मुद्रा का, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी 1/100, दैट इज 0.01। अगर आप इसको घटाकर 2500 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय इरविन फिशर, जो आपके प्राइस लेवल है वो भी घटकर आधे हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना कि ये आधे हुए तो जो कीमत स्तर है वो भी आधा हो गया आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर। ओके, सो अगर कीमत स्तर आधा हो गया तो आपकी वैल्यू फॉर मनी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो 1 आपने 50 किया तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होकर क्या होगी 0.01 से लेकर 0.02। ओके, रिवर्स एंड वाइस वर्सा जैसे हमने पढ़ा। सो वाइस वर्सा में जैसे आपने मुद्रा की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करके 2500 से 10,000 रुपये कर दी, लेट्स सपोज करो, तो कीमत का स्तर भी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने क्वांटिटी ऑफ मनी 4 गुना कर दिया आपके सर्कुलेशन में, तो 50 से क्या हो गया 200 हो गया, आपका मुद्रा की कीमत स्तर हो गया। ओके, सो मुद्रा का मूल्य है बेसिकली, वैल्यू फॉर मनी क्या हुई 1/200, जो कि गिर के क्या हो गया अब 0.005। सो MS और प्राइस लेवल दोनों के अंदर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा। मुद्रा की मात्रा घटती है तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है मनी सप्लाई का, किससे, वैल्यू ऑफ मनी के साथ। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ मनी, जिसको 1/P से डिनोट करते हैं, वो डिक्रीज होगा। अगर मनी बेसिकली उसकी मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ती है तो कम होगा वैल्यू ऑफ मनी। अगर ये घटती है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उस केस में। सो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ओके, इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और जो प्राइस लेवल और मनी सप्लाई है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है QTM बोल देते हैं, वो उसको हम फिशर कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी बोलते हैं। इसको देखो, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिशर का मानना था कि मुद्रा है, जो बेसिकली करेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के ही काम आती है। ठीक है, मतलब उसकी स्टोरिंग की वैल्यू नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल होता है। कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, सामान को खरीदने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए बेसिकली इधर उधर हम मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। सो इसलिए इसे फिशर कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी बोला जाता है। सो फिशर ने इस कंसेप्ट की व्याख्या जो है वो 1911 में उसकी एक किताब आई थी। ओके, अपनी बुक जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में की है। ओके, अगर इसका समीकरण करें हम, इसके समीकरण के अनुसार अगर हम देखेंगे, जिसको हम फिशर इक्वेशन भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है MV = PT। MV = PT, इसको हम बोलते हैं फिशर की इक्वेशन, कि ये फिशर की इक्वेशन है हमारे पास। ओके, सो फिशर के अनुसार अगर दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड वेयर मनी डिमांड = मनी सप्लाई। तो फिशर कहते हैं अगर बाकी सारी की सारी चीज़ों में स्थिर हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं देखा जाता है, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कैसे निर्धारित होगी, वो निर्धारित होगी जब मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई आपस में बराबर होंगे। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की बात करें, तो सप्लाई ऑफ मनी कहाँ पे होगी, बराबर होगी किस पे, डिमांड फॉर मनी के बराबर होगी। तब हम डिटरमाइन कर पाएंगे क्या, वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो सप्लाई ऑफ मनी इस इक्वेशन के हिसाब से, जो हमने ये पहली इक्वेशन ले रखी है सपोज, इसके अनुसार जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, MV, और जो डिमांड फॉर मनी है वो है PT। अब देखो M क्या है यहाँ पर, M है क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, कि आपके पास कितनी मात्रा है, आपके पास इसकी मात्रा, आपके मुद्रा की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट इज M। ओके, जिसके अंदर दो चीज़ आती है, जैसे कि हमने अभी बात की, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स, जो करेंसी नोट्स हैं, सिर्फ वो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, वेलोसिटी मतलब है कि मुद्रा का प्रचलन वेग क्या है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप समझने की कोशिश करें इसको, जैसे एक 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये का नोट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है।
अगर एक 100 रुपये का नोट एक साल में अगर मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ पहली बार जो है मैंने कोई सामान खरीदा किसी से, मैंने कोई बिस्कुट का पैकेट खरीदा 50 रुपये का, ठीक है, जिसको मैंने वो 50 रुपये दिए उसने आगे आटा खरीद लिया उस 50 रुपये का, जिसने आटा खरीदा उसने आगे जो है गेहूँ खरीद ली उस 50 रुपये की, ठीक है। ऐसे करके ये 3 बार सर्कुलेट हुआ अगर हम मान के चलते हैं वो 50 रुपये का नोट, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी क्या बन जाएगी उस केस में, वेलोसिटी ऑफ मनी बन जाएगी 3। ओके, सो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर नोट ऑन एन एवरेज वो कितनी बार हैंड एक्सचेंज करता है इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। ओके, पी है प्राइस लेवल, कीमत स्तर क्या है आपकी अर्थव्यवस्था में, और टी है क्या हमारा टोटल आउटपुट कि कुल उत्पादन हमारे देश में कितना हुआ है या सौदों की कुल मांग क्या है। ओके, सो अब इस समीकरण का विस्तार किया गया फिशर के द्वारा, बाद में जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी mv = pt, इसका बाद में विस्तार किया गया फिशर के द्वारा। उसने मनी सप्लाई में 2 फैक्टर्स को इंक्लूड कर दिया, m1 और v1 जिसको डिनोट कर रहे हैं, या m' इसको हम बोल सकते हैं। m1 m' का मतलब है बैंक मनी, कि बैंक से जो हम पैसा लेते हैं उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, m1 से डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोन वगैरह बैंक से उठाते हैं, ठीक है, बैंक मुद्रा की राशि बेसिकली क्या है वो हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी तो सर्कुलेशन में पैसा आता है ना, वो भी तो मनी सप्लाई का पार्ट बनता है। तो बाद में ये चीज़ इंक्लूड की इरविन फिशर ने अपनी मनी सप्लाई वाली साइड इक्वेशन की में। ओके, एंड v' हमारे पास क्या है, v' है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी, कि जो हमने वो बैंक से लिया हुआ कर्ज है या फिर मनी है जो हम ले रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है सर्कुलेशन में। ओके, वो उसका प्रचलन कितना है, उन्होंने उस करेंसी ने कितनी बार हैंड एक्सचेंज किया अर्थव्यवस्था में। सो इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को हम इंक्लूड कर देते हैं MB के साथ या मनी सप्लाई वाले पार्ट में, तो हमारी क्या हो जाती है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, फिशर इक्वेशन की। ओके, अब प्राइस लेवल जब हम निर्धारित करेंगे कि कीमत स्तर क्या है हमारा, तो क्या होगा कीमत स्तर, टी आपका जो है डिनोमिनेटर में चला गया तो MB प्लस में M#B# अपॉन में टी, एंड वैल्यू ऑफ मनी क्या बनेगी, 1/P जो है वो है हमारी वैल्यू ऑफ मनी, इनवर्स है किसके, कीमत स्तर के। और तो वैल्यू ऑफ मनी क्या बनी, इसको आपने इक्वेशन को जस्ट रिवर्स कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन को आपने सपोज करो जस्ट रिवर्स कर दिया, ये थर्ड इक्वेशन हमारी आ गई जिसको हम वैल्यू ऑफ मनी से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ मनी। ओके, सो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं, डायग्राम से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लेंगे प्राइस लेवल एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल लिया, एक्स एक्सिस पे हमने जो है एक्स एक्सिस पे हमने जो है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी ले रहे हैं हम दोनों साइड एक्स एक्सिस पे। ये हमारा बी डायग्राम है, ये हमारा ए डायग्राम है, और बी डायग्राम के अंदर हम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और ए डायग्राम में प्राइस लेवल ले रहे हैं हम वाई एक्सिस पे। ओके, और दोनों डायग्राम में ए एंड बी पे एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब देखें जैसे कि हमने कहा कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये देखो डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये कर रहा है ए डायग्राम को सिग्निफाई। ठीक है, और वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशन होता है, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये बी डायग्राम को सिग्निफाई कर रहा है। सो पहले अगर हम मान के चलते हैं कि एम मनी सप्लाई थी किसी अर्थव्यवस्था में, उस मनी सप्लाई पे कीमत स्तर क्या था, प्राइस लेवल क्या था, पी। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़कर M2 हो जाती है तो आपका प्राइस लेवल या कीमत स्तर बढ़कर भी P2 हो जाता है, और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी घटकर M1 हो जाती है तो आपका कीमत स्तर घटकर P से P1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी तो प्राइस लेवल भी आपका डिक्रीज होगा उस केस में। और सेम इनवर्स है हमारे पास, क्या इनवर्स है हमारे पास, कि अगर कीमत स्तर आपका जो है ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, आपकी कम होगी इस केस में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पहले मनी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है M थी, उस केस में अगर आप देखेंगे तो आपका प्राइस जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, 1/P। जैसे आपने कम कर दी क्वांटिटी ऑफ मनी, उससे आपके वैल्यू ऑफ मनी क्या हुई, आपकी अर्थव्यवस्था में उसकी इंक्रीज होगी,
1/p से इंक्रीज होकर क्या हो गया 1/p2। और अगर आपका क्वांटिटी ऑफ मनी आपने m से इंक्रीज करके m2 कर दिया तो उस केस में क्या होगा, आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिरकर 1/p से 1/p1 हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर किसका, क्वांटिटी ऑफ मनी का एंड वैल्यू ऑफ मनी का, और डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ मनी का एंड प्राइस लेवल का। यही इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है आपके सामने। एट द एंड अगर हम अजम्पशंस देखें, क्या थी इसकी अजम्पशंस, तो अजम्पशन इसका लॉन्ग पीरियड की बात करता है ये अजम्पशंस में, कि लॉन्ग पीरियड के अंदर ही हम जो है इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में जो है पूर्ण रोजगार का स्तर देखने को मिलता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है देश में करेंसी का और बैंक मनी का, कि मुद्रा जो बैंक वाले जितनी रिलीज कर रहे हैं, बैंक मनी सर्कुलेशन में कितनी है, करेंसी कितनी सर्कुलेशन में, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनका प्रोपोर्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उनका रेशियो आपस में चेंज नहीं होगा, वो स्थिर बना रहेगा। कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन की एक मान्यता है इस थ्योरी की। इसका मतलब है कि जितनी भी देश के अंदर ट्रेड्स हो रही हैं वो स्थिर रहेंगी, कि अगर एक साल में 1 लाख ट्रेड होती है तो हम ये मान के चलेंगे वो 1 लाख ही रहेंगी, 1,05,000 या 95,000 नहीं हो सकती हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, प्रचलन जो है आपकी किसी भी करेंसी का वो सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि भी आज मुद्रा का प्रचलन जो है वो 3 हो रहा है और कल को 5 हो रहा है, नहीं, वो स्थिर रहेगा। अगर हमने माना कि भी वेलोसिटी जो है वो सर्कुलेशन की, मनी सर्कुलेशन की 5 है तो वो 5 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बेसिकली फिशर का यहाँ पर ये मानना था कि जो मुद्रा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के काम आती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। 7th है नो बार्टर सिस्टम, कि किसी भी तरह का देश की अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर सिस्टम ना होने का मतलब है कि गुड्स के बदले में गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। मुद्रा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम पहले ही मान चुके हैं इससे पहले वाली अजम्पशन में। सो बार्टर सिस्टम की तो एप्लीकेशन का मतलब ही नहीं बनता। 8th हमारे पास नो पार्ट ऑफ मनी इज सेव्ड, कि ये इकोनॉमिस्ट ये मान के चलते हैं कि कोई भी पैसे की बचत नहीं की जाती, सारे का सारा पैसा जितना भी बंदे के पास आता है वो बंदा उसको खर्च कर देता है, ट्रांजैक्शन उसकी कर देता है। प्राइस लेवल इज ए पैसिव फैक्टर, एंड प्राइस का जो स्तर है वो पैसिव है, वो एक्टिव फैक्टर नहीं है। मतलब उसका इफेक्ट देखा जा रहा है कि अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करोगे तो उसका आपको इफेक्ट किस पे देखा जाएगा, आपके कीमत स्तरों पे देखा जाएगा, प्राइस लेवल पे देखा जाएगा। तो खुद में वो एक्टिव फैक्टर नहीं है, उसका इफेक्ट जो है वो किसी और चीज का वो कीमत स्तर पर पड़ता है। सो ये हमारी थ्योरी है जो अभी हमने की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी।